नमस्कार दोस्तों, बीपीएसएससी के द्वारा अवर निरीक्षक के पदों के लिए 1806 पदों पर जो नियुक्ति होने वाली है, उसके लिए किरण पब्लिकेशन के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। उस मॉडल प्रैक्टिस सेट का यह छठा प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आपका स्वागत है। अगर इस प्रैक्टिस सेट के रिगार्डिंग आपका कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट करके बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मौर्य काल में वार्ता क्या था? इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प 4 है। वार्ता ये पशुपालन और कृषि कार्य से संबंधित है वार्ता। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वार्ता में कृषि, पशुपालन और एक साथ व्यापार शामिल था। ये तीन चीज़ें एक साथ शामिल थी। अगर ये मौर्य काल से संबंधित है तो वहाँ पे जो कौटिल्य हैं उस इस वार्ता के बारे में क्या लिखते हैं, इसको देखते हैं। तो कौटिल्य ने कृषि, पशुपालन तथा व्यापार के लिए वार्ता शब्द का प्रयोग किया है। ये तीनों वैश्यों के व्यवसाय बताए गए हैं। अगर मौर्यकालीन लोगों की का जो खेती देखें तो वो मौर्यकालीन लोग मुख्य रूप से तिल, जौ, मूंग, उड़द, गेहूं, चावल आदि का उत्पादन करते थे। तो विकल्प 4 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3। संग्रहण जो था वो न्याय से संबंधित था। विकल्प 3 इस प्रश्न का सही आंसर है। मौर्य काल के दौरान दो प्रकार की कानून अदालतें थीं, एक धर्मस्थीय या नागरिक कानून की अदालत और एक कंटक शोधन था, या इसी को आपराधिक कानून की अदालत कहा जाता था। तो मौर्य काल में संग्रहण और दो द्रोणमुख स्थानीय और जिला स्तर की अदालतें थे। विकल्प 3 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौटिल्य कितने प्रकार के दासों का उल्लेख करता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3 जो है सही है। कौटिल्य जो थे वो टोटल 9 प्रकार के दासों का इन्होंने व्याख्या किया है। कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों को परिभाषित किया है, लेकिन ये दास श्रेणियाँ महिला दास श्रेणी में भिन्न थी, अलग अलग थी, लेकिन इन्होंने कुल मिलाकर 9 प्रकार की दासों का उल्लेख किया है। तो विकल्प 3 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जहाँ पनाह जिसे दिल्ली का चौथा मध्यकालीन नगर कहा जाता है, डैश द्वारा स्थापित किया गया था? किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह दिल्ली के चौथे जो मध्यकालीन शहर जहाँ पनाह की स्थापना जो है तुगल वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने 1221 से 51 तक जो इसका शासनकाल रहा था, इसके द्वारा 1326-27 में जो है कि इसकी जो स्थापना की गई थी, जहाँ पनाह शहर की जो है वो स्थापना की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? ये विकल्प जो है चौथा जो विकल्प है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो स्थापना है वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी। विकल्प 4 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस वर्ष गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3। पुर्तगालियों ने 1510 पे गोवा पे कब्जा कर लिया था। तो पुर्तगाली जो गवर्नर था अफोंसो डी अल्बुकर्क जो था, इसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को हराकर 1510 में गोवा शहर पर कब्जा किया था। तो विकल्प 3 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनकी घटना के वर्षों के साथ मिलान करना है। तो इसको थोड़ा सा और ऊपर देख करके सारी घटनाओं को एक साथ देखने का कोशिश करेंगे। अवध में वेलेस्ली द्वारा सहायक गठबंधन लागू किया गया था। कब किया गया था? नवाब वाजिद अली शाह पदच्युत हुए थे। अवध के अधिमेलन से कब हुए थे? और सिपाही विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो सिपाही विद्रोह जो है 1857 में शुरू हुआ था। ये तो सही है। बाकी जो अवध में वेलेस्ली द्वारा सहायक गठबंधन जो लागू किया गया था वो 1801 में लागू किया गया था। और नवाब वाजिद अली शाह जो ये पदच्युत हुए थे वो 1856 में हुए थे। तो इस प्रकार से आप देखिएगा, तो 1 का सेकंड हो जाएगा और 2 का फर्स्ट हो जाएगा और 3 का 3 तो सही है। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन में कौन सा सही है। 1 का 2, ठीक है, 2 का 3 और ये गलत है। ऑप्शन नंबर जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, ये 1 का 2, 2 का 1 और 3 का 3। विकल्प जो 4 है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान 22वीं नेटिव इन्फेंट्री यानी देसी पैदल जो सेना थी के विद्रोहियों ने किसे अपना नेता चुना था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3 जो है इसका सही आंसर है। मौलवी अहमदुल्लाह शाह को नेटिव जो 22वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, इन्होंने इनको नेता चुना था। इसको अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देखें तो फैजाबाद में जो मौलवी के रूप में प्रसिद्ध अहमदुल्लाह शाह थे, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का प्रचार बहुत जोरों शोरों से किया था। और ये जो लोग थे इन्होंने विद्रोह का आग्रह किया था, बाकी लोगों से इन्होंने विद्रोह करने के लिए भी आग्रह किया था। और जब 1856 में ये जब लखनऊ पहुंचे तो इन्होंने
इनको पुलिस ने शहर में जाने से, प्रचार करने से इनको मना कर दिया। लेकिन इसके बाद इन्होंने 1857 में फैज़ाबाद में क्या किया गया कि जब ये नहीं माने तो पुलिस ने इन्हें फैज़ाबाद जेल में डाल दिया था। रिहा होने के बाद वे 22वें नोटिव इन्फेंट्री के विद्रोही सिपाहियों द्वारा इनको नेता चुन लिया जाता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जो आंसर है वो विकल्प 3 है, मौलवी अहमदुल्लाह शाह। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारत में रॉलेट अधिनियम पारित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2 जो इसका सही आंसर लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल के दौरान भारत में रॉलेट अधिनियम पारित किया गया था। और ये कब हुआ था? तो 1919 में। विकल्प 2 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2 30 अप्रैल 1908 में। 30 अप्रैल 1908 में जो है ये मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था। इसको थोड़ा सा हम अगर एक्सप्लेन करें तो 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने वर्तमान बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण उस गाड़ी में जो था कि किंग्सफोर्ड नहीं थे, उनकी जगह पे 2 महिलाएं थी और उन दो महिलाओं की उसमें मौत हो जाती थी। मौत हो गई थी, जिसके बाद कि खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया और प्रफुल्ल चाकी जो थे उन्होंने डर से आत्महत्या कर ली थी। तो और आगे खुदीराम बोस को गिरफ्तार किया जाता है, उन पे कानूनी कार्रवाई की जाती है और 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस जो थे मुजफ्फरपुर जेल में उनको फांसी दे दी गई। तो इस प्रकार से जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प 2 होगा 1908। अगला प्रश्न देखते हैं, लावनी डैश राज्य का लोक नृत्य है? कहाँ का लोक नृत्य है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1 लावनी जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, दूसरे युद्ध के अपराधियों के मुकदमे कहाँ चलाए जाते थे? सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2 पीटर्सबर्ग में चलाए जाते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश ने किस वर्ष अमेरिका की स्वतंत्रता को मान्यता दी थी? सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2 1783 में। विकल्प 2 है जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बॉम्बे हाईकोर्ट में 3 बेंच कोर्ट हैं, नीचे दिए गए 4 शहरों में से कौन सा बॉम्बे हाईकोर्ट की बेंच में से एक नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3 पुणे जो है बॉम्बे हाईकोर्ट का एक बेंच नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस हाईकोर्ट की बेंच पोर्ट ब्लेयर से संचालित होती है और अंडमान और निकोबार की न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्था है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2 कोलकाता उच्च न्यायालय से जो पोर्ट ब्लेयर जो है वो कोलकाता उच्च न्यायालय से संचालित होती है। अगर इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करें तो कोलकाता उच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है वो पश्चिम बंगाल राज्य के अंतर्गत आता है और इसमें जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश भी इसी में शामिल है। इसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है इसकी राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर है और उत्तर बंगाल का जो पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है इन दोनों का संभागीय कार्यालय जो है जलपाईगुड़ी सर्किट के बैच में आता है। तो विकल्प 2 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, निर्वाचकों की संख्या के आधार पर भारत में कौन सा संसदीय क्षेत्र सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1 मल्काजगिरी तेलंगाना। विकल्प 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यों को ग्राम पंचायतों के गठन हेतु कदम उठाने चाहिए? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2 अनुच्छेद 40 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत राज्यों को ग्राम पंचायतों के गठन हेतु कदम उठाने चाहिए। विकल्प 2 इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य डैश मत पद्धति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4 एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति के द्वारा इनका निर्वाचन किया जाता है। अगला प्रश्न है, संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन में संघ अधिक शक्तिशाली है क्योंकि? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4 उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि राज्य के पास संघ के पास जो है अगर देखा जाए तो संविधान के अनुच्छेद 246 246 के तहत जो है 7वीं अनुसूची में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित नियमों को रखा गया है। इसमें 3 सूचियाँ शामिल हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची और अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो केंद्र के पास विशेष रूप से क्या इसको आरक्षित है, जबकि राज्य के पास सिर्फ राज्य सूची का ही विषय है। तो इस प्रकार से जो केंद्र के पास जो है 2 प्रकार की शक्तियाँ और एक तरह से देखा जाए तो राज्य के पास सिर्फ 1 प्रकार की शक्ति है, इसलिए जो है कि केंद्र जो है राज्य से शक्तिशाली है। तो विकल्प 4 जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2 1980 में। अगर भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी जिसे हम अभी जानते हैं, इसका अगर थोड़ा सा हम हिस्ट्री देखें तो भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना है 6 अप्रैल
1980 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इससे पहले भी इसकी कुछ कहानी है। भारतीय जनता पार्टी जो है ये पहले भारतीय जनसंघ था, जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में हुई थी और किसने किया था? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया था। इनका स्थापना जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया था और यह 1951 से 1977 तक चला था। बाद में 1977 में आपातकाल की जब घोषणा होती है तो भारतीय जनसंघ के साथ इसमें छोटे-मोटे कई बहुत सारे जो दल थे, राजनेता के दल थे, इसमें आके मिल जाते हैं और अब 6 अप्रैल 1980 में ये भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी के नाम से जाना जाने लगता है। तो विकल्प 2 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या हैं? आसान सा प्रश्न है। विकल्प 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। जाति जो है भारत में ये मतदाताओं को पूर्ण रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है किसी भी मतलब चुनाव को प्रभावित करने के लिए। विकल्प 3 जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संसद में शामिल होते हैं, कौन-कौन से शामिल होते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। विकल्प 3 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल है, क्या है? राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत नहीं, जब तक उसे लोकसभा के सदस्यों में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। विकल्प 2 इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था करता है कि निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होगा? आर्टिकल एक तरह से पूछा जा रहा है कि भारत में निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प 1, आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग है। इसको अगर एक्सप्लेन करें तो अनुच्छेद 324 के तहत भारत का चुनाव आयोग एक स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्यशील निकाय है। इसकी स्थापना चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है और यह जो है संविधान के अनुसार इसकी स्थापना की गई। यह भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं और देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यकालों के लिए चुनाव का प्रबंध कराता है। तो विकल्प 1 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? समदाब रेखा क्या प्रदर्शित करती है? दबाव प्रदर्शित करती है, सही है। समवर्षा रेखा धूप प्रदर्शित करती है, गलत है। और जो युग्म गलत है वही आंसर होगा। तो विकल्प 2 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। समताप रेखा से तापमान देखा जाता है, आइसोहेलिन से खारा पानी का मापन किया जाता है। तो विकल्प 2 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी शैल असिताश्म के अपक्षय द्वारा होता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3, दक्कन के पठार का जो निर्माण है वो ज्वालामुखी शैल असिताश्म के अपक्षय के द्वारा हुआ है। विकल्प 3 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लेता है? देखिए निम्नलिखित जो ग्रह दिए गए ग्रह दिए गए इसमें बृहस्पति जो है ये सबसे अधिक समय लगाएगा, क्योंकि जो ग्रह सूर्य से जितना दूर होगा वो सूर्य का चक्कर लगाने में उतना ज़्यादा समय लेगा, जो जितना नज़दीक होगा वो उतना जल्दी लगा लेगा। तो दिए गए विकल्पों में बृहस्पति सबसे दूर है तो ये सबसे ज़्यादा समय लगाएगा, इसलिए विकल्प 2 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, यातायात का सस्ता साधन है, क्या है? इसमें दिए गए विकल्पों में जलमार्ग जो है यातायात का सबसे सस्ता साधन है। विकल्प 1 इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। विकल्प 2 जो है इसका सही आंसर है। और ये बांदीपुर जो है ये एक तरह से एक टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान है। तो विकल्प 2 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में अत्यंत दीर्घ दिन कब होता है? तो ये 21 जून को होता है। विकल्प 3 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का चावल भंडार किस राज्य को कहा जाता है? भारत का चावल भंडार, विकल्प 4 जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश को भारत का चावल का भंडार कहते हैं या चावल का कटोरा कहते हैं। अगर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो आंध्र प्रदेश में जो पूर्वी गोदावरी जिला है यहाँ पे चावल इस मतलब जिले को चावल का कटोरा कहा जाता है। यह प्रदेश जो है गोदावरी और कृष्णा डेल्टा के बीच में पड़ता है और इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष चावल की 2 फसलें उगाई जाती हैं, इसलिए खासकर गोदावरी जिला को जो है चावल का कटोरा कहा जाता है। तो विकल्प 4 जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध, हीराकुंड का संबंध किससे है? तो दिए गए विकल्पों में विकल्प 3 जो है सही है, महानदी से इसका संबंध है। और हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा के शबलपुर के पास महानदी पर बनाया गया है। यह भारत की आज़ादी के बाद जो बड़ी बहुउद्देशीय योजनाएं शुरू की गई थी उनमें से ये पहली बड़ी उद्देशीय योजना है और 1953 में 1953 में यह काम पूरा हुआ था। 13 जनवरी 1957 को औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन भी किया था। तो विकल्प 3 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला विशेष उपनगरीय रेलगाड़ी भारतीय रेल के निम्न में से कौन से मंडल से शुरू हुई थी? तो ये जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प 2, पश्चिमी मंडल से ये शुरू किया गया था। विकल्प 2 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, डिटॉल नामक लोकप्रिय एंटीसेप्टिक उत्पाद जो है किस कंपनी
किस कंपनी का स्वामित्व इस पे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। रैकेट बैंकिंग ग्रुप का ये स्वामित्व जो है वो डिटॉल के ऊपर है। रैकेट बैंकिंग ग्रुप का स्वामित्व है डिटॉल कंपनी पे, ठीक है, डिटॉल पे। तो विकल्प 3 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, द सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड को अपना स्वयं का सिक्योरिटी पेपर मिल जो है वो मिला है, जो बैंक नोटों के लिए कागज का उत्पादन करता है, यह कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4 जो इसका सही आंसर हो जाएगा होशंगाबाद मध्य प्रदेश में ये स्थित है। विकल्प 4 जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा होशंगाबाद। अगला प्रश्न देखते हैं, उस अर्थशास्त्री का नाम बताएं जो अर्थवाद के सिद्धांत के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4, मिल्टन फ्रीडमैन जो है वो अर्थवाद के सिद्धांत के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, भारत की अधिकतम विदेशी मुद्रा निम्नलिखित में से किसके आयात पर व्यय होती है? यह पेट्रोलियम उत्पाद के आयात पर व्यय होती है। विकल्प 3 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बम्बई शेयर बाजार किस वर्ष स्थापित हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4, 1875 में बम्बई शेयर बाजार BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है इसकी स्थापना जो है 1875 में हुई थी। तो विकल्प 4 इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जो है किस मंत्रालय का फ्लैगशिप कार्यक्रम है? यह वित्त मंत्रालय का फ्लैगशिप कार्यक्रम है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 21 जुलाई 2017 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। इस योजना के तहत इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो वृद्धावस्था के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है और 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्ग व्यक्तियों की रक्षा करना है। तो विकल्प 3 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जनधन योजना किस वर्ष लागू किया गया था? तो विकल्प जैसे देख रहे हैं आप सही किया गया, विकल्प 1 जो है 2014 इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह बैंकिंग, बचत और जमा खाते, प्रेषण, क्रेडिट, बीमा, पेंशन एक किफ़ायती तरीके से वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक वित्तीय समायोजन योजना है। तो विकल्प 1 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से GST के बारे में कौन सा कथन सही है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत GST नेटवर्क का गठन किया गया है। विकल्प 3 इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अटल भूजल योजना के क्रियान्वयन के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4 इसका सही आंसर हो जाएगा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनर्वीकरण मंत्रालय इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आवर्धन शक्ति मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है क्या है? ऑक्सोमीटर, एटोमीटर या मैग्नेटोमीटर या अरिस्कोमीटर? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1, ऑक्सोमीटर जो है ऑक्सोमीटर आवर्धन शक्ति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। विकल्प 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 22 कैरेट सोने में तांबे का प्रतिशत वजन कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, 8.3% तांबे का प्रतिशत होता है। अगला प्रश्न है, आवेश का SI इकाई या SI मात्रक क्या है आवेश का? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1 जो है कूलम। आवेश का SI इकाई जो होता है वो कूलम होता है। बाकी के विकल्पों को देखें तो हर्ट्ज जो है ये आवृत्ति का SI मात्रक है, एम्पियर जो है विद्युत धारा का SI मात्रक होता है। तो विकल्प 1 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, वह यंत्र जो किसी पदार्थ के आयतन में परिवर्तन को मापता है क्या कहलाता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1, डायलेटोमीटर कहलाता है। डायलेटोमीटर का हिंदी होता है प्रसारमिति। तो प्रसारमिति एक ऐसा उपकरण है जो किसी वस्तु में उत्पन्न भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया के कारण होने वाले आयतन में परिवर्तन को मापता है। तो विकल्प 1 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, कैसे हो सकता है? तो संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण जो है वो गैस और द्रव्य में इसका स्थानांतरण हो सकता है। तो थोड़ा सा ऊष्मा का संवहन का कुछ नियम है उसके बारे में पढ़ते हैं। ऊष्मा स्थानांतरण की मुख्य रूप से 3 विधियां हैं, एक चालन, संवहन और विकिरण। 3 विधि कौन कौन सी है? ऊष्मा स्थानांतरण की 3 विधियां हैं, चालन, संवहन और विकिरण। ठोस पदार्थ में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि द्वारा होता है, तरल पदार्थ और गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है। संवहन के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण प्रसार या संवहन या दोनों के माध्यम से होता है। वहीं पे ठोस में संवहन नहीं होता क्योंकि इसके घटक कणों में कोई गति नहीं होती। ठीक है। अगला है, विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जब आप अंतरिक्ष में देखिएगा तो जो सूर्य का रोशनी है सूर्य से पृथ्वी पर कैसे आता है? विकिरण के ही माध्यम से आता है। बीच में तो
एम्प्टी है, अंतरिक्ष में कुछ है नहीं, कोई माध्यम तो है नहीं। तो इसी प्रकार से आप इस एग्जाम्पल को समझ सकते हैं कि सूर्य की रोशनी जब पृथ्वी पे आती है तो विकिरण के माध्यम से ही ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। अंतरिक्ष निर्वात है, कुछ है नहीं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प 3 है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाया और प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट यानी जिसको एसी बोलते हैं, एसी की मशीनरी का आधार बनाया? किसने बनाया? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, निकोला टेस्ला ने ये कार्य किया था। विकल्प 2 इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ है क्या है? ठोस सल्फर डाइऑक्साइड नहीं। विकल्प 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2। CO2 है क्या है? और रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ क्या होता है? CO2 होता है। विकल्प 2 इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कुकिंग गैस एक मिश्रण है। कुकिंग गैस या मतलब LPG को ही बोला जाता है कुकिंग गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसको कहते हैं, तरल पेट्रोलियम गैस। तो विकल्प मीथेन और विकल्प 2 जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसका अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो तरल पेट्रोलियम गैस LPG ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन गैस का गैस की एक श्रेणी है। यह वाणिज्यिक ब्यूटेन और प्रोपेन का एक मिश्रण है जिसमें संतृप्त और असंतृप्त दोनों हाइड्रोकार्बन होते हैं। सभी LPG गैसों को अपेक्षाकृत कम दबाव पर तरल रूप में सिलेंडरों में संपीड़ित किया जाता है। तो विकल्प 2 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ओजोन क्षयकारी पदार्थ ODS माना जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये भी सही, ये तो है ही। हेलांस भी है, मीथेन भी है। तो विकल्प 4 जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो ओजोन परत को घटाने वाली पदार्थें जो होती हैं वो उसके जीवन को एक तरह से समझिए कि ओजोन परत का जो लेयर होता है उसके जीवन को क्षति पहुंचाती हैं। और इसमें बहुत सारी गैसें हैं जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हेलॉन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म है, उसके बाद हाइड्रोब्रोमोक्लोरोफॉर्म हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें मीथेन भी शामिल है। तो इस प्रकार के बहुत तरह की गैसें हैं जो कि ओजोन क्षयकारी होती हैं। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4 हो जाएगा, उपयुक्त सभी CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलांस और मीथेन। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का दूसरा नाम क्या है? बेकिंग सोडा का दूसरा नाम सोडियम कार्बोनेट है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सोडियम बाइकार्बोनेट है। विकल्प 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव लाल रक्त कणिका RBC रेड ब्लड सेल्स का जिसको कहते हैं का औसत जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। विकल्प 2 इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, पौधे का कौन सा भाग केसर के रूप में उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4, वर्तिका तथा वर्तिकाग्र। विकल्प 4 जो इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन हमारी त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में सहायता करते हैं? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4, विटामिन ई। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, आप इसको इस प्रकार से याद रखते हैं। तो विकल्प 4 जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भोजनीय, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, भोजनीय रेशे हमारे दैनिक भोजन में अत्यधिक वांछित हैं। क्यों वांछित हैं? क्योंकि अग्नाशय द्वारा स्रावित इंसुलिन को संतुलित करने के लिए ये बहुत ही आवश्यक होते हैं। इसलिए विकल्प 2 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पौधे में वह प्रक्रिया जिसमें जलवाष्प के रूप में पत्तियों से बाहर आता है, जलवाष्प पत्तियों से बाहर आता है, वह प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया है? तो वह प्रक्रिया जो है वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया है। विकल्प 3 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका निकाय कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, राइबोसोम जो है, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक उत्तरदायी समझा जाता है। प्रोटीन संश्लेषण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा जैविक कोशिकाएं जो होती है वांछित प्रोटीन का उत्पादन करती है। तो विकल्प 2 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न, सहजीवी संबंध के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3, दोनों सही है, अर्थात शैवाल लाइकेन और पादप मूल राइजोबियम विषाणु दोनों सही है। विकल्प 3 जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ से कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस हैं तो हम आपको आंसर बता देंगे। 5 बल्लों और 18 गेंदों की कीमत 6,500 है तथा 2 बल्ले और 20 गेंदों की कीमत 4,200 है। एक बल्ला और एक गेंद की कीमत क्रमशः क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1, 850 रुपये और 125 रुपये। अगला प्रश्न देखते हैं, एक कॉलेज में 600 छात्र हैं और उनके औसत अंक 45 हैं। यदि उत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक 50 और अनुत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक 30 थे तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या बतानी है। तो इस प्रकार से इसमें इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प 1 है, 450। अगला प्रश्न देखते हैं, जब किसी संख्या के 40% में 42 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या वह संख्या है क्या है? उसको वह संख्या क्या हो जाएगी? तो विकल्प 2 वह संख्या जो है वो 70 हो जाएगी। विकल्प 2 इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति अपनी घड़ी को 24 रुपये में बेचता है और
लागत मूल्य जितना ही प्रतिशत लाभ पाता है। तो लागत मूल्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4, 20 रुपये उसका लागत मूल्य है। अगला प्रश्न है 12,000 रुपये की सावधि जमा पर 6% ब्याज की दर से त्रैमासिक ब्याज है। त्रैमासिक ब्याज क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 65 का जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। त्रैमासिक ब्याज 180 रुपये है। अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करने का कोशिश करें तो रेट जो है 6% है, ठीक है। दर जो है त्रैमासिक है, 4/6 है तो त्रैमासिक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 हो जाएगा ये। तो आपका एक तरह से त्रैमासिक दर में इसको चेंज करेंगे तो 3/2% का हो जाएगा। और ब्याज पूछा जा रहा है, ब्याज तो मूलधन गुणे समय गुणे दर, सिंपल इंटरेस्ट पूछा जा रहा है, तो साधारण ब्याज है तो मूलधन गुणे समय गुणे दर बाई 100 होता है। जैसे मूलधन P इंटू टी हो गया इंटू R बाई 100। अब इस पर इसको सॉल्व कर देंगे तो 12,000 मूलधन दिया हुआ है, गुना कर देंगे 1 से और 3, फिर ये डिवाइड कर देंगे 100 इंटू 2 से, ये आ जाएगा 180 रुपये। तो विकल्प 1 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। पानी की एक टंकी 2/5 भरी हुई है। पाइप ए टंकी को 10 मिनट में भर सकता है और पाइप बी उसको 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो वह टंकी पूर्ण तरह से खाली या भरने के लिए कितना समय लगेगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1। क्या हो जाएगा? खाली करने के लिए 6 मिनट का समय लगेगा। अगला प्रश्न है दुराग्रह शब्द का अर्थ है। दिए गए विकल्पों में दुराग्रह शब्द का अर्थ क्या होगा? ये अनुचित बात के लिए आग्रह करना। विकल्प 3 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय हो सकता है। हाँ, है भी विकल्प 3 इस प्रश्न का सही आंसर है। जिसके समान दूसरा न हो अद्वितीय कहते हैं। और कुछ और भी अगर बातों को देखें तो जिनके समान कोई दूसरा ना हो अद्वितीय हो जाते हैं। जिसके हृदय में पाप न हो निष्पाप हो जाएंगे। जिसके हृदय में दया न हो वो आदमी निर्दयी हो जाता है। जिसका कोई शुल्क न लिया जाए निःशुल्क होता है। जिसका कोई आधार न हो निराधार होता है। जिसका कोई आश्रय न हो निराश्रय हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो विकल्प 3 है। अगला प्रश्न कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसका हम आपको आंसर बता देंगे। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1। The sweets have already been distributed by Kavya among the children। विकल्प 1 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन में भी इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प 1 है, जस्ट अवॉइड फॉलिंग। विकल्प 1 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1931 के दौरान बिहार गया जिले में प्रभावशाली किसान सभा आंदोलन किसके नेतृत्व में विकसित हुआ था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में विकसित हुआ था। अगर इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करें तो बिहार प्रांतीय किसान सभा जो है वो वर्ष 1929 में इसका संचालन होता है और वर्ष 1936 में इसको स्थापित अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम किसान संगठन माना गया था। तो विकल्प 2 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कुंवर सिंह ने अपना अंतिम युद्ध किस अंग्रेज कैप्टन के साथ किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, ली ग्रैंड के साथ इन्होंने अपना अंतिम युद्ध जो है वो किया था। विकल्प 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1, मेघालय राज्य की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में जनसंख्या की सबसे अधिक दशकीय वृद्धि देखी गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2। विकल्प 2 इसका सही आंसर हो जाएगा मधेपुरा। विकल्प 2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा मधेपुरा में जो जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक देखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। वह कंप्यूटर नेटवर्क जो शहर के कई क्षेत्रों में फैला होता है क्या कहलाता है? विकल्प 2 मैन कहलाता है, MAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। विकल्प 2 इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? जावा, iOS, एंड्रॉयड, लाइनक्स। जावा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। iOS देखिएगा तो ये iOS जो है एप्पल के मोबाइल में, आईफोन के मोबाइल में इसको यूज़ किया जाता है। एंड्रॉयड नॉर्मल हम लोग स्मार्टफोन में आजकल मैक्सिमम लोगों के मोबाइल में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लाइनक्स जो है ये माइक्रोसॉफ्ट या कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि जावा एक लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। MS वर्ड में नेम और एड्रेस को स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट के साथ कंबाइन करने की योग्यता कहलाती है, क्या कहलाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, मेल मर्ज कहलाती है। 77 का विकल्प 2 जो है सही आंसर है। अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना के पूर्वी नौसेना कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4, यह विशाखापट्टनम में स्थित है।
अगला प्रश्न है, नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान इनमें से किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4, पंजाब में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, नोबेल शांति पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो ये जो शांति पुरस्कार है ये नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल की इच्छा के अनुसार नोबेल शांति पुरस्कार का चयन नॉर्वे की संसद द्वारा नियुक्त जो 5 सदस्यीय नॉर्वेजियन नोबेल समिति है उसके द्वारा किया जाता है, और यह 1919 से प्रत्येक वर्ष ओस्लो सिटी हॉल में 10 दिसंबर को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, नोबेल शांति पुरस्कार नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 91वें अकादमी ऑस्कर पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन पुरस्कार किसने जीता? इसका सही आंसर हो जाएगा एक, हना बकलर ने जीता है। विकल्प एक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और किसके लिए जीता है? तो ब्लैक पैंथर मूवी के लिए इन्होंने यह पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अमृतानुभव लिखा है? अमृतानुभव का लेखक कौन है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प एक, ज्ञानेश्वर जो है वो अमृतानुभव के लेखक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी की पुस्तक नहीं है? सत्यार्थ प्रकाश जो है ये महात्मा गांधी जी की पुस्तक नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश जो है 1875 में लिखी गई है और यह मूल रूप से महर्षि दयानंद सरस्वती जी का पुस्तक है। तो विकल्प 3 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गाइड डैश द्वारा लिखा गया है? किनके द्वारा गाइड लिखा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प एक, आर के नारायण के द्वारा गाइड लिखा गया है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3। अगला प्रश्न है, कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? यह 26 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को अनौपचारिक नाम क्या दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प एक, पृथ्वी शिखर सम्मेलन इसको नाम दिया गया है। विकल्प एक जो इस प्रश्न का सही आंसर है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस संगठन का उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति का निर्माण करना है? तो यूनेस्को का उद्देश्य है शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित किया जाए। यह यूनेस्को का एक मतलब क्या कह सकते हैं, यूनेस्को का उद्देश्य है। विकल्प 3 जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अंकटैड का पूर्ण रूप क्या है? यह यूएनओ के तहत एक संगठन है जो विकासशील देशों के विकास के अनुकूल एकीकरण को विश्व अर्थव्यवस्था में बढ़ावा देता है। तो एक तरह से अंकटैड जो है इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। एक बार फिर से पढ़ते हैं, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। विकल्प 4 जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, विलियम जोन्स कप किस खेल से संबंधित है? विलियम जोन्स कप किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, ये बास्केटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जिगर, स्क्रैच और कैनन शब्द किस खेल से संबंधित है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3, ये बिलियर्ड्स गेम से संबंधित है। अगला प्रश्न, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? उबेर कप जो है ये बैडमिंटन से संबंधित है। विकल्प 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मणिपुर को इम्फाल शांति संग्रहालय किस देश ने उपहार में दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4, जापान ने दिया था। अगला प्रश्न, पहली बार विश्व महासागर विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1, यह कोची में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? भारत का 82वां रैंक है। विकल्प 3 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है 82। और इसके साथ 82वें रैंक के साथ भारत जो है 58 देशों की यात्रा करने के लिए अनुमति देता है। भारतीय पासपोर्ट धारकों को बिना वीजा के 58 देशों में यात्रा करने की अनुमति है। पिछले वर्ष की तुलना में भारत इस बार भारत की रैंकिंग में 2 स्थान का गिरावट देखा गया है। पहले भारत 80वें स्थान पर था, इस वर्ष भारत 82वें स्थान पे है। तो विकल्प 2 जो इसका सही आंसर है। और वहीं पे सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की बात करें तो उसमें सिंगापुर 2024 में सूचकांक शीर्ष पे रहा है, जो कि 195 देशों को वीजा मुक्त या आगमन पर वीजा प्रदान करता है। तो विकल्प 3 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2024 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3, वाशिंगटन में किया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा देश नुकसान और क्षति कोष के बोर्ड की मेजबानी करेगा? 97 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3, या फिलीपींस करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसको डिजिटल भारत निधि द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा? क्वेश्चन है, एक बार फिर से पढ़ते हैं, किसको डिजिटल भारत के निधि द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के द्वारा डिजिटल भारत निधि को प्रतिस्थापित किया जाएगा। विकल्प 2 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हंस वान हेंटिंग पुरस्कार 2024 के लिए
किसे चुना गया है? हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार 2024 99 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4। के चोकलिंगम को चुना गया है विकल्प 4 जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला और अंतिम प्रश्न है, पेरिस फ्रांस में आयोजित 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1, मनु भाकर ने यह पहला पुरस्कार जीता था। तो इस प्रकार से ये मॉडल प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन था। यहाँ पे ये प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। वीडियो कैसी लगी आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मस्त रहें, आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऐसे ही मिलते हैं फिर किसी अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद।